और रूस यूक्रेन का युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हमलों की गति विनाश की लहर दिखा रही है। तो रणनीतियां इशारा दे रही हैं कि इन हमलों का मकसद कुछ और है। यूक्रेन ने रूस की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार किया, लेकिन रूस ने हमलों को गति बढ़ाने से ज्यादा बड़े हमलों पर फोकस किया। इन हमलों में पुतिन का मकसद भी यूक्रेन की शक्ति और ऊर्जा के स्रोत तबाह करना दिख रहा था, लेकिन सीमा पर रूस की हलचल बता रही है कि यूक्रेनी हमलों के जवाब में हमलों की गति मायने नहीं रखती, बल्कि एक क्षेत्र मायने रखता है जिसे हासिल करने के लिए पुतिन चाल चल चुके हैं। यूक्रेन ने डीप स्ट्राइक ऑपरेशन की गति बढ़ा दी, तो वहीं रूसी फौज के हमलों की रफ्तार घट गई। लंबी दूरी के हमले वाले अपने 40 दिन के अभियान से यूक्रेन ने रूस के दिल पर वार किया। अपनी घातक FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से वोल्गोग्राद के टाइटन बैरिकेडी डिफेंस प्लांट पर हमला किया। ये वो प्लांट है जो रूस की सबसे खतरनाक इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करता है। इसी प्लांट में यार्स जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का निर्माण होता है। और मॉस्को पर हुए हमले का बदला लेने के लिए रूस ने कीव, मेलिटोपोल, खार्किव, सूमी और ज़पोरिजिया को निशाना बनाया है। लेकिन ये क्षेत्र पुतिन की रणनीति में न सिर्फ बदला लेने का मोर्चा थे, बल्कि पुतिन इन क्षेत्रों पर हमला करके कुछ परखना चाहते थे। इसलिए कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से सटीक हमले किए गए, जहां किसी ऊर्जा केंद्र को टारगेट बनाने की जगह दारित्सिया फार्मास्यूटिकल को नष्ट किया गया। और इस हमले की कामयाबी से पुतिन को पता चल गया कि कीव का डिफेंस सिस्टम नाकाम किया जा सकता है। यह भी रूस को पता चल गया कि इस समय यूक्रेन पेट्रियट मिसाइल की भारी कमी से जूझ रहा है। यहां तक कि यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं, जो युद्ध की गति बढ़ाने में रूस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। रणनीति है सूमी और खार्किव को डिफेंसिव बफर जोन बनाना, ताकि बेलगोरोद को यूक्रेनी हमलों से बचाया जा सके। और इस रणनीति का दूसरा पहलू है खार्किव के पूर्व में ओसिकल नदी को पार करना, ताकि पूरे खार्किव को तोप खाने की रेंज में लाया जा सके। यूक्रेनी सेना ने खार्किव के उत्तर में गोजाचा लोपान और जमलियानी यार में रूसी सेना पर भीषण हमला कर दिया, जिसमें रूस का ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स पूरी तरह तबाह हो चुका है। तो वहीं ज़पोरिजिया में M14 और M18 हाईवेज पर रूसी मालवाहक ट्रकों और तेल के टैंकरों को ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है, जिससे रूसी सेना के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना मुश्किल हो गया है। दरअसल पुतिन का मकसद उनके मास्टर प्लान को कामयाब करना है, और प्लान यह है कि यूक्रेनी सीमा के उन सभी हिस्सों में रूसी फौज को तैनात किया जाए जो रूसी सीमा से मिलते हैं। इनमें चेरनीहिव, सूमी, खार्किव मुख्य हैं। इनके अलावा लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल, मेलिटोपोल, खरसोन और क्रीमिया में पहले से ही सेना जमी हुई है। इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर पुतिन यूक्रेन के लिए एक ऐसा बफर जोन बनाना चाहते हैं जहां से यूक्रेनी सेना के लिए रूस को टारगेट बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस समय इन्हीं क्षेत्रों में यूक्रेन के लॉन्चिंग पैड एक्टिवेट हैं। इसीलिए इन्हीं क्षेत्रों में यूक्रेनी लॉन्चिंग पैड ध्वस्त करने का अभियान जारी है। इन्हीं क्षेत्रों में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है, ताकि हमले का खतरा टालने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को रूसी टैंक और आर्टिलरीज की जद में लाया जा सके। रिपोर्ट यह है कि रूस अब मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ रहा है, अपने हथियारों के नुकसान को दबाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी सैनिक और ध्वज के AI वीडियो जारी कर रहा है, जिससे पश्चिमी देशों को भ्रम हो जाए कि यूक्रेन की फ्रंट लाइन ढह चुकी है, जिससे साफ है कि लड़ाई जमीन के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ी जा रही। यूक्रेन और रूस एक दूसरे का वजूद खत्म करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे की ताकत और ऊर्जा का स्रोत मिटाना चाहते हैं। और पुतिन का परम विनाशकारी ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसका मिशन है नेटो का संपूर्ण दहन। परमाणु चेतावनी की बात करने वाले रूस ने अब न्यूक्लियर वॉरशिप को नेटो की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह किसी महायुद्ध का रिहर्सल नहीं, बल्कि पुतिन का आर्कटिक चक्रव्यूह है, जिसे तोड़ने के लिए नेटो देशों ने भी तलवारें खींच ली हैं। पोलैंड से लेकर बाल्टिक देशों तक हर देश ने अपने रक्षा बजट को ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ा दिया है, और अब यूरोप भी हथियारों के साथ शांति की बात कर रहा है। लेकिन इस महासंग्राम की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि नेटो के देशों के साथ वॉशिंगटन का ट्रंप कार्ड नहीं है। क्या ऐसे में बिना अमेरिका के नेटो रूस के आगे टिक पाएगा? आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित सेवेरोमोर्स्क रूस के नॉर्दर्न फ्लीट का हेडक्वार्टर। यह रूस के सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस में से एक। इस बेस पर रूस की कई न्यूक्लियर हथियार वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की कमान मौजूद। मॉस्को की समुद्र आधारित न्यूक्लियर सुरक्षा रणनीति को अहम बनाती। आर्कटिक का बर्फ मुक्त गेटवे। आर्कटिक के बेहद ठंडे इलाके में होने के बावजूद गल्फ स्ट्रीम की वजह से पोर्ट पर बर्फ नहीं जमती।
इसी वजह से रूसी युद्धपोत आसानी से और तेजी से बेरिंस सागर और नॉर्थ अटलांटिक तक पहुंच सकते हैं। नाटो के खिलाफ रूस का रक्षा कवच, ये नेवल बेस सीधे तौर पर नाटो के सदस्य देशों नॉर्वे, फिनलैंड के करीब है। अगर कभी रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव होता है तो अटलांटिक महासागर में नाटो की सप्लाई लाइन को काटने और यूरोप को घेरने की शुरुआत इसी बेस से होगी। ये बेहद अहम रणनीतिक समुद्री चौक पॉइंट है, जहां ब्रिटेन ने अपनी नौसैनिक रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पुराने हो चुके डिस्ट्रॉयर्स को बदलकर उनकी जगह हाइब्रिड कॉमन कॉम्बैट वेसल ला रहा है। ब्रिटेन ने अपने टाइप 83 प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इसके बजाय रॉयल नेवी 6 नए कॉमन कॉम्बैट व्हीकल खरीदेगी, जिन्हें हवाई और पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये नए जहाज साल 2030 तक ब्रिटेन के जखीरे में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ नाटो देश पोलैंड रूस का मुकाबला करने के लिए स्वीडन से स्टेल्थ सबमरीन खरीद रहा है। पोलैंड की नौसेना फिलहाल सोवियत काल की पुरानी हो चुकी किलो क्लास सबमरीन पर निर्भर है। स्वीडन की स्टेल्थ सबमरीन पोलैंड की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा देगी, क्योंकि दुश्मन का रडार और सोनार सिस्टम स्टेल्थ सबमरीन को पकड़ नहीं सकता। यह सबमरीन 18 दिनों तक समुद्र में छिपकर रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो के पूर्वी हिस्से और बाल्टिक देशों पर मंडराते रूसी हाइब्रिड खतरे को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई कि रूस सैन्य उकसावे की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, जिसे देखते हुए नाटो देशों को ऐसे काम करना चाहिए जैसे युद्ध होने वाला हो। यूरोप का पूर्वी छोर इस समय भारी मनोवैज्ञानिक तनाव में, क्योंकि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ बोल चुके हैं कि यूरोपीय सुरक्षा वॉशिंगटन की प्राथमिकता नहीं रहेगी। साथ ही अमेरिका यूरोप की सुरक्षा में अपनी हिस्सेदारी कम करेगा। इसलिए यूरोप को खुद अपनी रक्षा का खर्च उठाना होगा, क्योंकि एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय संघ का ऐतिहासिक विचार बिना हथियारों के शांति स्थापित करना था। लेकिन अब यह हथियारों के साथ शांति के एक नए प्रोजेक्ट में बदल रहा है, क्योंकि यूरोप रक्षा के मामले में अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बनना है। एक तरफ दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच करार के लिए वार्ता का अगला दौर शुरू हो सकता है, दूसरी तरफ खुद ईरान के भीतर ही विरोध का बारूद फट गया है। ईरान की सुपर पावर संस्था मजलिस के 60 से अधिक कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई समझौते को बचा पाएंगे या मजलिस की जिद के आगे करार होने से पहले ही दम तोड़ देगा। सवाल उठ रहा है कि क्या गरजती मिसाइलों के बीच वार्ता संभव है? क्या हॉर्मुज पर ईरान के पूर्ण नियंत्रण के बीच वार्ता संभव है? क्या अमेरिका ईरान में बढ़ती तनातनी के बीच वार्ता संभव है? क्या ईरान की मजलिस के ऐतराज के बीच वार्ता संभव है? मजलिस ए खोबरेगान ए रहबरी ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्था है, जिसमें 88 इस्लामी धर्मगुरु होते हैं, जिनका मुख्य काम सुप्रीम लीडर को चुनना, उनकी निगरानी करना और अक्षम होने पर उन्हें पद से हटाना है। अब मजलिस के 84 में से 60 से अधिक सदस्यों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें अमेरिका के साथ हो रही बातचीत का विरोध किया। सभी ने कहा है यह समझौता नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई द्वारा तय की गई रेड लाइंस का उल्लंघन, जबकि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने और प्रतिबंध हटवाने के लिए ट्रंप प्रशासन से एमओयू पर डील करना बेहद जरूरी है।